हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द रजांगला एजुकेशन। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एरहेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के बारे में, राइट। आज की क्लास में हम लोगों को पढ़ना है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस जो होती हैं उनके एप्लीकेशंस हमें कहाँ कहाँ पर देखने को मिलती है, कहाँ कहाँ पर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस को अप्लाई करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। कुछ एग्जांपल्स उनके समझेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होती हैं। तो भाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस जो है ना वो भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कब पढ़ी है हमने? जब हमने एसिड्स और बेसिस की रिएक्शंस पढ़ी थी। वहाँ पे हमने देखा था कि अगर हमने एसिड को और बेस को मिक्स कर दिया, कंबाइन कर दिया, तो हमारा क्या फॉर्म होता था? सोल्ट और वाटर का फॉर्मेशन वहाँ पे हमें देखने को मिलता था। क्लियर? तो यहाँ पे उसी रिएक्शन को क्या नाम दिया जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे के साथ कंबाइन करके एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं ओवरऑल। इस वजह से हमें इस रिएक्शन का नाम हमने क्या दिया है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिया है। क्लियर? तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि अगर हम एसिड को और बेस को आपस में क्या करें? रिएक्ट करें, जिसकी वजह से हमारा फॉर्मेशन हो जाए सोल्ट का और साथ में वाटर का फॉर्मेशन हो, तो ये हमारी रिएक्शन क्या कहलाती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हमें इसके एप्लीकेशंस पढ़नी है। एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है कि मान लो मैंने एसिड ले लिया HCl और बेस ले लिया क्या? NaOH। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? NaCl प्लस में H2O। तो यहाँ पे ये क्या बना हमारा? सोल्ट। और ये वाला हमारा क्या बन गया? साथ में वाटर, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि जब भी हमारा एसिड्स और बेसिस आपस में कंबाइन करते हैं तो हमारा फॉर्मेशन किसका होता है? सोल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? तो ये हमारी एक जनरल रिएक्शन है, जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि हमें पता होना चाहिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है, क्यों हमें एप्लीकेशंस देखनी है। बात ये है कि जब भी हम एसिड को और बेस को मिलाते हैं तो कहीं ना कहीं हम कहाँ जा रहे हैं? न्यूट्रलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। एसिड का जो इफेक्ट है वो बेस खत्म कर रहा है, या फिर हम कह सकते हैं बेस का जो भी इफेक्ट होता है वो एसिड खत्म कर देता है। तो ओवरऑल न्यूट्रलाइजेशन की तरफ हम जाते हैं जब हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो। ठीक है, अब हमें आगे पढ़नी है इसकी कुछ एप्लीकेशंस की हमारी डे टू डे लाइफ में हम कहाँ कहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखने को मिल रही है। तो बात करते हैं अब इसकी एप्लीकेशंस की। तो जब एप्लीकेशंस की हम बात करते हैं ना बच्चों, तो सबसे पहली जो इसकी एप्लीकेशन है वो है हमारी एंटासिड टैबलेट्स। तुम्हें पता है कई बार हम लोग ऐसा खाना खा लेते हैं जिसकी वजह से एसिडिटी जो है किसी पर्सन को हो जाती है, राइट। एसिडिटी होने का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारी स्टोमक के अंदर एक्सेस में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो जाता है। तो ज़्यादा अमाउंट में एसिड अगर हमारी स्टोमक के अंदर होगा जिसकी वजह से हमें इरिटेशन होती है स्टोमक के अंदर, राइट। तो एसिडिटी जब किसी पर्सन को हो रही है, जब कोई पर्सन सफ़र कर रहा है किससे? एसिडिटी से, तो हम क्या करें कि वो एसिडिटी को थोड़ा कम कर सके, थोड़ा रिलीफ मिल सके हमें उस एसिडिटी से। तो क्या कर सकते हैं? उसको कुछ ऐसी सब्सटेंस दे दी जाए जो कि नेचर में कैसी हो? बेसिक हो। तो एसिड और बेस आपस में कंबाइन करके कहाँ जाएंगे? न्यूट्रलाइजेशन की तरफ जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे बच्चों पहली एप्लीकेशन हमारी यही है कि अगर हम एंटासिड टैबलेट दें तो वो क्या करेगा? एंटासिड टैबलेट हमारे एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। एंटासिड टैबलेट इसका मतलब किससे बनी हुई है? बेस से बनी हुई है, इसी वजह से तो वो न्यूट्रलाइज कर पा रहे हैं। तो अभी हम बात करते हैं जो हमारी एंटासिड टैबलेट्स होती हैं उनमें जनरली प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जो हमारी एंटासिड टैबलेट्स होती हैं ना बच्चों, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है, जो कि तुम्हें दिख रहा है। इसके पास क्या है? OH है। OH है मतलब ये कैसे काम करेगा? बेस की तरह काम करेगा, राइट। तो हम एंटासिड टैबलेट्स का यूज़ करके किसी के एसिडिटी को, जो भी पर्सन सफ़र कर रहा है उसको क्या कर सकते हैं? न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ठीक है,
अगर हम एंटासिड टैबलेट्स लेते हैं उससे तो हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी मान लो एट अ टाइम किसी के पास नहीं हो, है ना, अगर किसी के पास एंटासिड टैबलेट ना हो तो क्या कर सकते हैं, तो हम और ऐसी सब्सटेंसेस जो हमारे किचन में हमारे घर पे रेगुलरली प्रेजेंट होती है ना, उनको यूज़ करके भी क्या कर सकते हैं, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या कह सकते हैं, देखो हमारे घर पे होता है बेकिंग सोडा, है ना, क्या प्रेजेंट होता है, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, इनका नेचर बताया हुआ है हमें, पहले से हमें पता होना चाहिए अब ये सारी चीज़ें कि इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। तो अगर मैं क्या करती हूँ, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर भी अगर कंज्यूम कर लेती हूँ, पानी में डिज़ोल्व करके थोड़ा पी लेती हूँ, तो भी हमारा क्या है, एसिडिटी को क्योर किया जा सकता है, राइट, अगर हमारे पास कोई प्रॉपर एंटासिड टैबलेट वगैरह नहीं है तो। उसके अलावा अगर मैं कहूँ यहाँ पे जो हमारा कोल्ड मिल्क है, कोल्ड मिल्क जो मिल्क है उसका नेचर भी कैसा है होता है, बेसिक नेचर होता है। तो अगर किसी को एसिडिटी है तो वो थोड़ा ठंडा दूध अगर पी लेता है तो भी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कुछ हद तक किया जा सकता है, राइट। तो ये हमारे क्या है, जब भी हमें एसिडिटी को ख़त्म करना है तो हम बेसिक चीज़ यूज़ करें, जब भी हमें कोई ऐसी चीज़ है जिसकी बेसिसिटी हमें ख़त्म करनी है तो हम उसमें एसिड को ऐड कर सकते हैं। क्लियर है, तो इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन हो गई है। अब उसके बाद हम बात करते हैं इसकी सेकेंड एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन हमारी यहाँ पे क्या आती है कि यहाँ पे अगर हमारे पास है सोप, बेकिंग सोडा, इन सब का नेचर कैसा है, बेसिक नेचर है। तो मान लो हम कहीं बाहर जा रहे हैं और किसी भी मधुमक्खी ने काट लिया, है ना, जो भी हनी बीज होती है, या फिर चींटियां कहीं से आ गई और चींटियों ने काट लिया, तो वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर रिलीज कर देते हैं एक एसिड। अब वो बॉडी के अंदर हमारी में एसिड रिलीज़ क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें भी तो कहीं ना कहीं हमसे खतरा महसूस होता है ना कि हम तो किसी ना मुसीबत में हैं, तो इस चक्कर में वो क्या करते हैं, अपने प्रोटेक्शन के लिए वो हमारी बॉडी में फॉर्मिक एसिड रिलीज़ कर देते हैं। अब एसिड है तो डेफिनेट सी बात है इरिटेशन तो होगी अगर बॉडी में एसिड गया है तो जैसे ही मधुमक्खी या फिर चींटी काटती है तो काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होने लग जाती है, और वहाँ पे वो हमारी बॉडी में कौन सा एसिड इंजेक्ट कर रही होती है, फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करती है। क्लियर, तो अब ये एसिड है, अब इस एसिड को ख़त्म कैसे करें, एसिड को ख़त्म करना है तो हम क्या कर सकते हैं, फिर से बेस का यूज़ करेंगे। कौन से बेस का यूज़ कर सकते हैं, अब सिंपल सी बात है, हमारे पास घर पे क्या चीज़ अवेलेबल होती है, हमारे पास साबुन होती है। साबुन का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। तो हम जहाँ पर भी जो भी चींटी या फिर मधुमक्खी ने स्टिंग किया है उस जगह पे हम क्या कर सकते हैं, सोप को रब कर सकते हैं, साबुन से उधर वॉश कर सकते हैं, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं कुछ हद तक हमें रिलीफ मिलने वाला है। क्लियर, तो जो भी हमारे बीज या फिर आंट्स जो होती हैं वो हमारी बॉडी में रिलीज कर देती हैं क्या, एसिड्स, फॉर्मिक एसिड रिलीज करती हैं। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम सोप का यूज़ कर सकते हैं या फिर बेकिंग सोडा लगा सकते हैं, उसका नेचर भी कैसा है, बेसिक नेचर है। तो उससे भी पर्सन जो है उसको क्या मिलने वाला होता है, रिलीफ मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पे। नेक्स्ट एप्लीकेशन की जब बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, मान लो कि जब भी हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं खेत के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो सोइल है उसकी न्यूट्रलिटी के ऊपर फ़र्क पड़ता है। कई बार क्या है, सोइल का नेचर एसिडिक हो जाता है। अगर सोइल का नेचर एसिडिक हो गया तो फिर वहाँ पे नेक्स्ट टाइम जो क्रॉप ग्रो होगी वो प्रॉपरली ग्रो नहीं हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं हमें उस क्रॉप के नेचर को, एसिडिटी उसकी जो है ख़त्म करनी है और उसकी बेसिसिटी को अगर बढ़ाना, मतलब न्यूट्रलाइज करना है, राइट। एसिड और बेसिक कोई नहीं होना चाहिए। मान लो एक अगर उसकी एसिडिटी बढ़ भी गई तो उसका जो नेचर है उसको न्यूट्रल करना पड़ेगा। तो वो करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो सोइल है उसके अंदर कुछ बेसिक सब्सटेंसेस को ऐड कर दें, जिसकी वजह से क्या हो जाए, अपनी जो सोइल है वो वापस से न्यूट्रल हो जाए और प्रॉपरली क्रॉप्स को ग्रो कर पाए, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी हमारे लाइमस्टोन है, स्लेट लाइम है, ये क्या है, बेसिक सब्सटेंसेस हैं। इनका पूरे खेत में अगर हम छिड़काव कर देते हैं, ये डाल देते हैं मिट्टी में, तो क्या होगा, फिर वो जो क्रॉप है, जो वो सोइल है वो कैसी हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी और फिर प्रॉपरली क्रॉप्स को ग्रो कर पाएगी, राइट। तो लाइमस्टोन हमें पता है बेसिक नेचर का होता है, स्लेट लाइम क्या है, बेसिक नेचर का होता है। तो यहाँ पे हम इनका यूज़ कर सकते हैं। स्लेट लाइम मीन्स CaOH होल ट्वाइस। तो इन सब चीज़ों का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपने जो
एसिडिटी है सॉइल की उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। तो इसकी एक और एप्लीकेशन यहाँ पे हो गई। उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं। क्या एप्लीकेशन है देखो जरा ध्यान से। जो पावर स्टेशंस होते हैं, पावर स्टेशंस में क्या होता है, बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी एसिडिक गैसेस बाहर निकलती है, राइट। चिमनी से लगातार फैक्ट्रीज वगैरह में जो गैसेस हैं वो बाहर निकलती रहती हैं। उन गैसेस का नेचर एसिडिक होता है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। तो इतनी सारी जो एसिडिक गैसेस निकल रही है वो तो जाके फिर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ही क्रिएट कर रही है, राइट। तो वहाँ पे क्या होगा, फिर बाद में एसिड रेन होगी। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा कम हो सके एक लेवल तक, तो उसके लिए क्या किया जाता है, जब भी ये हार्मफुल गैसेस लाइक SO2, CO2, तो जब भी ये गैसेस जो है ना ये बाहर निकल रही होती हैं चिमनीज के थ्रू पावर स्टेशंस में से, तो उस टाइम पे क्या किया जाता है, लाइमस्टोन वगैरह का छिड़काव कर देते हैं सराउंडिंग में, जिससे कि कुछ हद तक वो न्यूट्रलाइज होके फिर जाए एटमॉस्फेयर के अंदर, डायरेक्टली एसिडिक फॉर्म में वो एटमॉस्फेयर के अंदर ना जा पाए, ठीक है। तो उससे इसका भी हमारा जो मेन मोटिव होता है ऐसे करने का, वो भी यही रहता है कि जो ओवरऑल हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करना चाह रहे हैं, न्यूट्रलाइज करना चाह रहे हैं, ना ही कोई चीज़ एसिडिक अच्छी ना ही बेसिक, राइट। तो ओवरऑल अगर न्यूट्रल रहता है तो उसका इफेक्ट जो है वो भी न्यूट्रलाइज हो जाता है, राइट। तो ये हमारी कुछ एप्लीकेशंस हैं। उसके अलावा एक पॉइंट आता है कि मान लो अब हमें क्या करना है, केक, जो हमारे केक होते हैं जो हम बना रहे हैं, या फिर तुम्हें क्रिस्पी पकौड़ाज बनाने हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं तुम्हें छोले भटूरे बनाने हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वो एकदम फ्लफ़ी से नेचर के बने हैं ना, एकदम क्रंची से बने। तो ये सब चीज़ों करने के लिए हम क्या करते हैं, किचन में हमारे पास एक चीज़ रखी होती है जिसको क्या बोला जाता है, बेकिंग पाउडर बोला जाता है। बेकिंग सोडा भी हम यूज़ कर लेते हैं। तो उसको यूज़ करने का पर्पज़ क्या है, स्पेशली अगर हम बात करें केक बनाना है तो केक के अंदर डाला जाता है बेकिंग पाउडर, ताकि वो फ्लफी बने, है ना, वो जो एकदम स्पंजी सा उसके अंदर टच आए, देखने में एकदम स्पंजी लगे, सॉफ्ट बने। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें बेकिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। तो उसका क्या पर्पज़ होता है, क्या करना होता है हमें ऐसे करके, तो एग्जैक्टली होता क्या है कि जब हम किसका यूज़ करते हैं, बेकिंग पाउडर का। अब बात आती है कि बेकिंग पाउडर का यूज़ करने से हुआ क्या ऐसा, तो बेकिंग पाउडर बच्चों बना होता है जब हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा के अंदर कोई माइल्ड एसिड डाल देते हैं। बेकिंग सोडा के अंदर कोई भी माइल्ड एसिड यूज़ कर लेते हैं, लाइक टार्टरिक एसिड वगैरह जो हैं, ये हमारे वीक से एसिड्स हैं, इनको मिक्स करके दोनों को हमारा क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर बन जाता है। अब जैसे ही इस बेकिंग पाउडर को हम डालेंगे कहाँ पे, केक के मिक्सचर में, जो हमारा केक बनने वाला है उसके अंदर हमें डालेंगे मिक्सचर जो हमने बना रखा है। पानी का प्रेजेंस तो वहाँ पे होगा, सूखे आटे में थोड़ी ना बन जाएगा कुछ भी। तो जैसे ही ये पानी में जाएंगे, पानी के साथ रिएक्ट करेंगे, सोल्यूशन हमारा बन चुका है, तो वहाँ पे रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस हो जाती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ये क्या होती है, ट्रैप हो जाती है उस केक मिक्सचर के में जब वो पक रहा होता है, और इस CO2 गैस के जो बबल्स हैं ना वो बीच बीच में ट्रैप हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा केक है वो क्या बन जाता है, एकदम स्पंजी फ्लफी सा बनता है, राइट। तो ये कुछ एप्लीकेशंस है जहाँ पे हम क्या करते हैं, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का यूज़ करते हैं। ये सारी बातें हमें याद रखनी हैं। उसके बाद हमारा एक सिंपल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट और आता है, एसिडिटी ऑफ बेसिस क्या होता है और बेसिसिटी ऑफ एसिड्स क्या होता है, उसके बारे में और बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं फटाफट से क्या होता है यहाँ पे। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है हमारी बच्चों वो क्या है, बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। तो जब हम एसिड की बात कर रहे हैं तो उसके साथ क्या लिखा मैंने, बेसिसिटी लिखा है। तो जरा ध्यान से देखो, एसिड मैं लिख रही हूँ HCl, एसिड मैंने लिखा H2SO4। तो यहाँ पे जब मैं एसिड की बात करूँगी तो उनके अंदर क्या चेक किया जाता है, बेसिसिटी टर्म को यूज़ किया जाता है। बेसिसिटी ऑफ एसिड का मतलब क्या है कि किसी भी एसिड के अंदर कितने रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन हैं जब वो सोल्यूशन के अंदर जाएगा, क्लियर, उसको क्या बोलेंगे हम, बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। अब तुम्हें पता है हम ये रिएक्शन कितनी बार लिख चुके हैं कि अगर मैं HCl को
का एक्वस सॉल्यूशन बनाती हूँ तो वो किस में ब्रेक हो जाता था बच्चों, H पॉजिटिव, और साथ में क्या बनता था, Cl नेगेटिव। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आई बात, ये बात समझ में आई कि यहाँ पे आयंस में टूटा तो कितने H पॉजिटिव दिए इसने, ओनली 1 H पॉजिटिव, एक। तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगी कि ये जो HCl हमारा एसिड है, इस HCl की बेसिसिटी कितनी है, 1 है, राइट। कि सोल्यूशन में जाने के बाद हमारा एसिड कितने H पॉजिटिव दे पा रहा है, वो उसकी क्या होती है, बेसिसिटी होती है। क्लियर है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं H2SO4 को देखना चाहूँ तो H2SO4 की मैं क्या कहूँगी कि जैसे ही मैं इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाना चाहती हूँ तो ये कैसे ब्रेक होगा, ये कैसे ब्रेक होगा, देखो 2H पॉजिटिव आयंस मिलने वाले हैं इससे मुझे, और साथ में क्या मिलने वाला है, SO4 2 नेगेटिव। तो इसमें एक H2SO4 जितने में से हमें 2H पॉजिटिव आयंस मिलने वाले हैं, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। तो सिंपल सी बात ये है कि एसिड के अंदर मुझे क्या चेक करना है, बेसिसिटी को, और बेसिस के अंदर मुझे क्या चेक करना है, एसिडिटी को चेक करना होता है, ठीक है। तो यहाँ से उसे ऐसे ही हम सेम बेसिस के लिए भी देख सकते हैं कि जब बेसिस होते हैं, बेसिस के अंदर हम कैसे चेक करेंगे कि बेस का भी सेम एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो वहाँ पे एक बेस कितने OH नेगेटिव देता है सॉल्यूशन में जाके, वो उसकी क्या हो जाती है, बेसिस एसिडिटी हो जाती है। लाइक NaOH की बात कर लेती हूँ तो NaOH जो है वो सॉल्यूशन में जाके कैसे ब्रेक होगा बताओ मेरे को, यहाँ पे क्या बनेगा, Na पॉजिटिव, और साथ में क्या बनने वाला है, OH नेगेटिव। तो NaOH में से कितने OH निकल सकते हैं बताओ, एक OH नेगेटिव ही निकल पा रहा है, तो इसका मतलब इसकी एसिडिटी कितनी हो गई, 1। तो बेस के केस में क्या चेक करना है बच्चों, हमें एसिडिटी, और एसिड के केस में हमें क्या चेक करना है, बेसिसिटी को चेक करना है। ऐसे ही अगर मैं बोलती हूँ कि मेरे पास है CaOH होल ट्वाइस, तो इसको जब मैं सोल्यूशन में डालूंगी, इसका एक्वस सोल्यूशन बनाऊंगी, तो मुझे कैल्शियम +2 मिलेगा और साथ में 2 OH नेगेटिव भी मिलेंगे। तो यहाँ पे 2 OH नेगेटिव मिला मुझे एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो इसकी जो एसिडिटी है बच्चों वो कितनी हो गई, 2 हो गई। तो ये पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं कि जो भी हमारा एसिड है उसकी बेसिसिटी चेक करो, जो बेसिस है उसकी एसिडिटी को चेक करो। क्लियर है, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए। छोटा सा पॉइंट था। एक पॉइंट ये था कि एक टर्म आती है कि बेस और एल्कली में क्या डिफरेंस होता है, राइट। तो बेस और एल्कली ये दोनों टर्म्स हम ना कई बारी बेस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, एक बार छोटी सी ये बात और समझ लेते हैं। जब भी तुम देखते हो कि NaOH ये क्या है, हमारे पास एक बेस है, ठीक है। बेस मतलब जो भी बेस वाली प्रॉपर्टी को रखेगा अपने अंदर, है ना, बिटर टेस्ट है, OH नेगेटिव आयन दे रहा है, जो भी जितनी भी बेसिस की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेगा तो वो हमारा बेस होता है। बेस के बारे में हमने पूरा पढ़ा है, ठीक है। अब बात आती है एल्कली क्या होता है। तो जो हमारे बेसिस जो कि पानी में घुल जाएं, जो पानी में जाके सोल्यूशन, जिसका एक्वा सोल्यूशन हम प्रिपेयर कर सके, है ना, वाटर सोल्यूबल जो हों, उनको हम क्या बोलेंगे, एल्कली बोल सकते हैं, ठीक है। जो भी हम अगर एल्कली को हम डिफाइन करना चाहें तो मैं क्या लिखूंगी, एल्कली को मैं डिफाइन कर देती हूँ। एल्कली थोड़ा सा ना स्मॉलर कॉन्सेप्ट हो गया, मतलब क्या है, बेस तो सारे हैं जितने भी हमने पढ़े हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज रखते हैं वो सब क्या है, बेस हैं, लेकिन उन सारे बेसिस में से जो जो हमारा क्या है, वाटर सोल्यूबल है, वो हमारे क्या कहलाएंगे, एल्कली कहलाएंगे। मतलब मैं क्या कह सकती हूँ कि जितने भी हमारे एल्कलीज होते हैं वो सारे बेस हैं डेफिनेटली, और जो जितने भी बेस हैं वो सारे एल्कली नहीं हैं, क्योंकि जो वाटर सोल्यूबल होंगे ना बेस, वही हमारे क्या होंगे, एल्कली कहलाएंगे, ठीक है। तो एल्कली में क्या कह सकती हूँ, वाटर सोल्यूबल बेस। वाटर सोल्यूबल बेस जो हैं उनको मैं क्या बोलती हूँ, एल्कली बोलती हूँ। तो वाटर सोल्यूबल बेस के एग्जांपल्स हम एक दो याद रख सकते हैं, लाइक NaOH,
KOH, ये सब क्या है, वाटर सोल्यूबल हैं, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, एल्कली भी बोल सकते हैं इनको, बेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई पानी में नहीं घुलेगा तो उसको सिर्फ बेस की कैटेगरी में ही डाला जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो सिंपल हमने कुछ पॉइंट्स जो है ना वो इस क्लास में पढ़े हैं। सारे पॉइंट्स को अच्छे से एक बार देख लेते हैं, क्या क्या हमने देखा है। आज की छोटी सी क्लास थी हमारी। एप्लीकेशंस, कहाँ पे हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस जो हैं वो अप्लाई होती है हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि बेसिसिटी ऑफ एसिड और एसिडिटी ऑफ बेसिस क्या होती है, और हमने एक पॉइंट समझा कि एल्कली और बेस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारा बचता है इस चैप्टर में सोल्ट्स के बारे में, राइट। अलग अलग सोल्ट्स हमें कुछ पढ़ने हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्लास में हम सोल्ट्स पढ़ने वाले हैं। टिल देन ये सारे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर के, वो अब तक के जो भी तुमने पढ़ा है सबको रिवाइज करो। गुड बाय।